वेलकम बैक स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 2 जो थी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इस यूनिट में भी 2 चैप्टर। पहला चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है आपका संक्रमण धातु संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। कहने का मतलब हमें पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में, वो पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलो 2 ऊर्जा स्तर हैं, एक तो है आपका लो एनर्जी वाला ऊर्जा स्तर जिसे हम कहते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और एक है आपका उच्च एनर्जी वाला या अधिक एनर्जी वाला ऊर्जा स्तर, उसे हम क्या कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। 2 ऊर्जा स्तर हैं, क्या कौन कौन से? एक तो निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। देखिए बच्चों, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से एनर्जी पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किसे कहेंगे? किसी भी अणु का कोई इलेक्ट्रॉन यदि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाए या मूव कर जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। अब देखिए, इसमें हम बात करें तो 3 प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचाने के लिए काम आ सकती है। कौन कौन सी ऊर्जा? देखिए, सबसे पहली बात, किसी अणु में जो कुल ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा का योग होती है। किसी भी अणु की जो टोटल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, वह कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा का योग है। देखिए बच्चों, यदि मैं तीनों ही ऊर्जाओं की बात करूं, तीनों ही ट्रांजिशंस की बात करूं, देखिए हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहता है, लेकिन बात करूं मैं एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल में टूटा हुआ रहता है। जैसे ये 3 में टूट गया, ये 3 में टूट गया, ठीक है, ये 3 में टूटा, ये भी 3 में टूटा, और इसी प्रकार से ये भी किस में टूटा? 3 में टूटा। ये तो कौन सा था आपका? ये तो थे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई सारे कंपन या वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर कई सारे घूर्णन या रोटेशनल ऊर्जा स्तर में बटा हुआ रहता है। ये आपके इस प्रकार से क्या होते रहते हैं, ये कई सारे रोटेशनल, जिन्हें हम कहते हैं घूर्णन ऊर्जा स्तर, इनमें छोटे छोटे घूर्णन ऊर्जा स्तरों में बटे हुए रहते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से देखिए, मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में रहता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं। इसके बाद प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर कई सारे कौन से कंपन या वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर में बटा हुआ रहता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, ये वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर, ये आपके रोटेशनल या घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं। प्रत्येक कंपन ऊर्जा स्तर या रोटेशनल ऊर्जा स्तर जो है आपका, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तर रोटेशनल ऊर्जा स्तर में बटा हुआ रहता है। इस प्रकार से कुल ऊर्जा जो है वो आपके 3 तरह की ऊर्जा स्तर में बटी रहेगी। वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा हो सकती है, कंपन ऊर्जा हो सकती है और घूर्णन ऊर्जा हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो एनर्जी कहाँ से ग्रहण करेगा? वो एनर्जी विजिबल रीजन से भी ग्रहण कर सकता है। वो एनर्जी इंफ्रारेड रीजन, जिसे अनवरक्त ऊर्जा स्तर कहते हैं या अनवरक्त क्षेत्र कहते हैं, वो इंफ्रारेड रीजन से भी, यूवी रीजन, अल्ट्रावायोलेट या पराबैंगनी स्तर से, या हम कह सकते हैं विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश से भी एनर्जी प्राप्त कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकाश से इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में मूव कर सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में मूव करेगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमें समझ में क्या बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। मेनली तो यही चीज समझ में आती है अब तक, ठीक है। देखिए बच्चों, मेनली हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण हमें कलर दिखाई देते हैं, यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। उसके दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण? एक तो होता है D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और सेकंड होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या होता है सेकंड? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। देखिए, हमने यूनिट सेकंड पढ़ी थी और यूनिट सेकंड में दोनों ही टॉपिक को काफी डिटेल से पढ़ा है। D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को भी मैंने डिटेल से पढ़ाया था और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को भी मैंने डिटेल से बताया था। इस वजह से मैं इन दो टॉपिकों को यहाँ स्किप मार रहा हूँ, केवल शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि इसमें क्या था, ठीक है। तो क्योंकि वहां मैं इनको बता चुका हूं तो बार बार एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप उस वीडियो पे वापस से जाओ और उस लेक्चर को वापस से देख सकते हो, ठीक है। तो वहां जाकर आप इनको वापस से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्या तो D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं और क्या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। देखिए बच्चों, यदि मैं बात करूं D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, देखिए जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले d ऑर्बिटल्स 5 समभ्रंश, ये समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। यहाँ आपके 5 ऑर्बिटल कौन से? d ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल कितने होते हैं? d ऑर्बिटल होते हैं। ये कौन से हैं? आपके समभ्रंश d ऑर्बिटल है। कौन से हैं? समभ्रंश d ऑर्बिटल या समान ऊर्जा के d ऑर्बिटल है। जैसे ही लिगेंड इन मेटल के d ऑर्बिटल्स पे अप्रोच करेगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य में क्या होगा? रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण ये 5 d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं या दो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। एक तो बनाता है उच्च ऊर्जा स्तर वाला और एक बनाता है निम्न ऊर्जा स्तर वाला। यदि ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए तो निम्न ऊर्जा स्तर पे होते हैं आपके T2G ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? T2G ऑर्बिटल। और उच्च ऊर्जा स्तर पे कौन से होते हैं? आपके Eg ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? Eg ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। जैसे मान के चलो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है और यदि यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करता है, जैसे माना कि विजिबल रीजन से एनर्जी ग्रहण की और विजिबल रीजन से एनर्जी ग्रहण करने के बाद यहाँ से इसने, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा को पार करके डेल्टा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके और कहाँ पहुंच जाता है? हाई एनर्जी के एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? चूंकि T2G भी एक d ऑर्बिटल्स है, इसलिए इन्हें d ऑर्बिटल्स, और ये भी Eg भी क्या है? d ऑर्बिटल्स, इसलिए इन्हें D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहा जाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ मेन शर्त क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से एनर्जी ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। चूंकि उसने विजिबल रीजन से एनर्जी ग्रहण की है, इस वजह से यह यौगिक हमें कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। ये बात थी D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। इसमें मेन शर्त क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बात करें D0 कॉम्प्लेक्स और D10 कॉम्प्लेक्स की। देखिए, यदि मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो D0 कॉम्प्लेक्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड और पेयर्ड की तो बात होगी नहीं, इसलिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यदि D10 कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो सारे d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, क्योंकि d की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन होती है। इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन तो निम्न ऊर्जा के T2G ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के Eg ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे d ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं, पूरी तरह भरे हुए हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसलिए D0 और D10 विन्यास वाले जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं उनमें D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं पाए जाते। उनमें क्या नहीं होते? D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होते। तो फिर हमें कई बार D0 और D10 विन्यास वाले जो यौगिक हैं वो भी हमें रंगीन दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है।
तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, यदि इसकी मैं बात करूं, देखिए ये क्या बोलता है, यह चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या बोलता है, जैसे मान के चलो कोई कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स आपका या तो D0 कॉम्प्लेक्स है या D10 कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती। दैट्स क्लियर। ये चीज तो हम जानते हैं कि D0 यदि D0 या D10 है तो वहां पर D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। जब D2D इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस है उनकी यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखिए बच्चों, यदि कोई मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाए, किसमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल +4, +5, +6 एंड देन +7, यदि इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाए तो यह दुर्बल से दुर्बल लिगेंड से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकती है। यह दुर्बल से दुर्बल इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच सकती है और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो सकता है, मेटल की ओर हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण भी हमें यौगिक जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल की ओर, इसलिए इसे कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए आपको, D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इन दोनों कॉन्सेप्ट की यदि बात करूं तो हम इनको डिटेल से पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, आप वहां जाकर वापस से वीडियो देखिए, या यदि आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स को वापस से पढ़िए, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे आगे यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है और पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के प्रकार। देखिए मैं चाहूं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के प्रकार को मैं आपको आज के लेक्चर में ही कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन देखिए बच्चों, चूंकि ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और यदि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो आपको यही पता नहीं लगेगा कि कौन सा ऑर्बिटल स्टेबल है और कौन सा ऑर्बिटल अनस्टेबल है, कौन सा आणविक कक्षक स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल और क्यों है, ये सारी चीजें आपको पता ही नहीं लगेंगी। इस वजह से सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो एनर्जी क्रम होता है, हालांकि एनर्जी क्रम होता है सिग्मा पाई एन पाई स्टार एन एंड होता है लास्ट में सिग्मा स्टार, ये सब लोग जानते हैं और आप भी जानते होंगे क्योंकि 11वीं 12वीं क्लास में आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से मैं जो एनर्जी लेवल बना रहा हूँ इनका एनर्जी क्रम क्या है, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसको तो हम रट के भी याद कर सकते हैं और रट के काम चला सकते हैं, लेकिन हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें यहाँ पर चीजें समझनी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये एनर्जी क्रम क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि पाई तो आ जाए नीचे, सिग्मा चला जाए ऊपर, या एन यहाँ आ जाए पाई स्टार यहाँ आ जाए, ऐसा क्यों नहीं होता है। ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता, एनर्जी क्रम इसी प्रकार का होता है। ऐसा क्यों, तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा एमओटी की तरफ। बिल्कुल, आप केवल 2 मिनट के लिए एमओटी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने एमओटी के 3 पॉइंट ध्यान से सुन लिए तो मान के चलिएगा ये D2D इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के जो प्रकार हैं, जो क्रम है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए तो अकॉर्डिंग टू एमओटी, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में ही काम आता है। ठीक है, तो एमओटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जो 2 ऑर्बिटल्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वे दोनों ऑर्बिटल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो समान ऊर्जा के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही समान ऊर्जा के हों, लेकिन लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलो 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी 1s का है और ये भी 1s का है, तो यहाँ पर ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यदि इधर 2 ऑर्बिटल 1s का, ये 2s का, तो ये भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक ऑर्बिटल तो 1s का और एक ऑर्बिटल 7s का है, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये बॉन्डिंग फेवरेबल बॉन्डिंग नहीं होगी, या बोल सकते हैं ये एक स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो एमओटी क्या कहती है, एमओटी कहती है कि जो 2 ऑर्बिटल्स या 2 से अधिक ऑर्बिटल जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, वे ऑर्बिटल जो है समान ऊर्जा के होने चाहिए, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट समान ऊर्जा के होने चाहिए, मतलब लगभग समान ऊर्जा के, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही समान ऊर्जा हो, पर लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट कहता है एमओटी का कि जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं,
जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं वे समान ऊर्जा के होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि गुरुत्व केंद्र, जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके दौरान गुरुत्व केंद्र या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर था अभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं होना चाहिए। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब देखिए इनको अभी आप पॉइंटों को ध्यान से देख लीजिए, आप अपना मंथन कीजिए, सोचिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं पॉइंट। मैं अभी समझाने वाला हूं इनको, ऐसा नहीं है कि इन पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा नहीं, इन पॉइंट्स को मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। आप बस इनको एक बार ध्यान से देखिए और सोचिए कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है। जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जितने परमाणुविक या जितने परमाणु ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक इंटरेक्ट कर रहे हैं उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक का या अणु कक्षक का निर्माण होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जिसे आप याद रखो तो भी ठीक और नहीं रखो तो भी ठीक, लास्ट पॉइंट कहता है कि जो दो ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे वो किसी एक्सिस पर करेंगे। तो हम मोस्टली उस एक्सिस को जेड एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं? उस एक्सिस को जेड एक्सिस मानते हैं। ठीक है, जो दो ऑर्बिटल वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आपस में इंटरेक्ट क्या करेंगे, वो इंटरेक्ट करने के लिए हम क्या मानेंगे, कोई एक्सिस पर करेंगे, इसलिए उन्हें जेड एक्सिस माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए बच्चों यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास तीन मोस्टली पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जो ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं वो समान ऊर्जा के हों, या तो 1s1s या 2s2s या 2s2p या बोल सकते हैं कि 3s3p। कहने का मतलब लगभग समान ऊर्जा के हों, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। ऐसा नहीं है एक तो 2p का और एक हो 6p का, एक हो 3d का और एक हो 6d का, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो उसके बाद देखिए गुरुत्व केंद्र की बात करें तो गुरुत्व केंद्र में चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब टोटल एनर्जी चेंज शून्य होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल एनर्जी चेंज से मतलब है कि यदि कोई ऑर्बिटल स्टेबलाइज कर रहा है और कोई अन्य ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज कर रहा है तो जितना ऑर्बिटल ने स्टेबलाइज किया है उतना ही उसको डिस्टेबलाइज करना चाहिए, जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहे? उसी पॉइंट पर रहे। ठीक है बेटा, उसके बाद जितने परमाणु कक्षक इंटरेक्ट कर रहे हैं उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनने चाहिए। आपने जैसे मान के चलो कि 4 ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नए ऑर्बिटल जो आणविक कक्षक बन रहे हैं उनकी संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। अब समझिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो समझिए। एक एक करके मैं सभी पॉइंट को समझा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, देखिए जैसे मान के चलो मेरे पास ये 2 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल ये है। ठीक है, जैसे माना मैंने कि ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये 2 ऑर्बिटल 2p के हैं। 2p में 3 होते हैं लेकिन 2 भरे हुए हैं तो 2 मान लिए हमने, 2 ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इधर 2s, इनने आपस में इंटरेक्ट किया, इन ऑर्बिटल्स ने आपस में इंटरेक्ट किया। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपके ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे नए क्या बनते हैं? आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, या बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और बात करें इनकी तो इनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं एक तो है 2p और एक है 2s। कहने का मतलब दोनों सेम कोष के हैं, समान कोष के हैं। दूसरा ही कोष 2p में, दूसरा ही कोष 2s में। कहने का मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जैसे मान चलो ये 2 ऑर्बिटल है तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके मध्य में उपस्थित होगी। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके मध्य में उपस्थित होगी।
ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं पहले तीसरे पॉइंट को ले रहा हूं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरेक्ट किया उतनी ही संख्या में नए क्या बनने चाहिए, आणविक कक्षक बनने चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। इस पॉइंट को रोकिए यहां पर, इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि 3 आणविक कक्षक बनेंगे क्योंकि 3 ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको दिमाग में फिट किया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमें 3 ऑर्बिटल इस हिसाब से रखने हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो और टोटल ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो। देखिए, यदि मैं 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल को तो इसी जगह रख दूं, यानी मैं 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल को तो इसी जगह रख दूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। एक ऑर्बिटल को मैंने क्या किया कि माना एक ऑर्बिटल कर गया स्टेबलाइज, ये रख दिया मैंने, और तीसरा ऑर्बिटल कर गया डीस्टेबलाइज। स्टेबलाइज से मतलब है जितना स्टेबल उतना कम एनर्जी और जितना अस्थायी उतना ही ज्यादा एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या बना, ये 2p ऑर्बिटल था, ये 2s ऑर्बिटल है। 3 ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहली शर्त पूरी हो रही है कि ये ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, तो ये लगभग समान ऊर्जा के ही हैं। ये 2p ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है। समान ऊर्जा के हैं या नहीं है? है। दूसरी शर्त क्या थी कि दूसरी शर्त है कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। क्या दूसरी शर्त कंप्लीट हो रही है? क्या 1 2 3 कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 और 3 कक्षक ही हमारे बन रहे हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। तीसरी शर्त क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो गुरुत्व केंद्र है वो गुरुत्व केंद्र परिवर्तित नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां पर 3 ऑर्बिटल्स को हमने जमाया है कि एक ऑर्बिटल हमने रख दिया 3, क्योंकि हमें 2 ऑर्बिटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि बनाए रखनी है तो 3 में से एक ऑर्बिटल को तो उसी जगह रखना है और एक ऑर्बिटल को हाई एनर्जी पर और एक ऑर्बिटल को लो एनर्जी पर। इसके लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑटोमेटिक मेंटेन है, क्योंकि ये तो पहले से ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन पर उपस्थित है। ठीक है, अब बात करें इन दोनों ऑर्बिटल्स की। ये जो लाइन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जैसे मान के चलो ये यहां से जितना नीचे आया है, ये ऑर्बिटल जितना स्टेबलाइज किया है, स्थायी हुआ है, ये ऑर्बिटल फिक्स उतना ही डिस्टेबलाइज करना चाहिए। कहने का मतलब जितना ऊर्जा नीचे आया है, ये जितना स्थायी हुआ है उतना ही यह ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए, डिस्टेबलाइज करना चाहिए। ठीक है, देखिए, यदि मैं बात करूं ऑर्बिटल्स की, यदि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बने, यदि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बने तो वो ऑर्बिटल क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। इसलिए इस जो आपका सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिटल है इसे कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चों। ठीक है, उसके बाद ऐसा ऑर्बिटल जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कहने का मतलब है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही रखा हुआ है, उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। यदि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता तो या तो वह दूसरे अणु के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आकर्षित होता या वो प्रतिकर्षित होता। यहां पर यदि बंद बन गया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यदि दोनों के बीच में बंद नहीं बना, बॉन्ड नहीं बना, तो ऐसी स्थिति में उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है उसे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। और जिसने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज की ही नहीं, जिसने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया, ना तो वो आकर्षित हुआ और ना ही वो प्रतिकर्षित हुआ, उसे कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है उसे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों, यहां से हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल प्राप्त हुए। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका नाम हमने ये क्यों दिया। देखिए, यदि 2 कक्षक, जैसे इसका p कक्षक और इसका कक्षक, ये p और s दोनों आपस में यदि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो इनके मध्य में बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने के कारण ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे।
यदि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल कर जाएगा। और यदि ये ना तो बॉन्ड को आकर्षित कर रहे हैं और ना प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो ऑर्बिटल मध्य में ही रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रहेगा। जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा, जिसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया उसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। और उसके बाद तीसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे कहते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये बनता है आपका प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्सन के कारण। अब ये तीनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, कौन से की एनर्जी कम होगी और कौन से की ज्यादा होगी? देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो प्रकार के होंगे। हम जानते हैं बंद जो है वो सिग्मा बंद भी बन सकता है और बंद पाई बंद भी बन सकता है। इस वजह से दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो ये चीजें हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, बस इतना समझिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्डिंग, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग और सबसे कम स्टेबल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत वंदी आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।